रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, हम कर रहे थे बर-ए-आज़म एशिया की आबो हवा और उसके बाद हमने किया बर-ए-आज़म एशिया में आबो हवा के खित्ते। बर-ए-आज़म एशिया की आबो हवा के खित्ते पढ़ने के बाद एक चीज़ बहुत क्लियर हमें हो जानी चाहिए कि साज़गार आबो हवा वाले इलाकों में आबादी ज़्यादा होगी। खित्ते पढ़ने का मकसद ही ये था कि आपको ये क्लियर हो जाए कि किन इलाकों में कैसी आबो हवा है, तो उसी के मुनासबत से वहाँ पर आबादी पाई जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे बर-ए-आज़म एशिया के लोग। बर-ए-आज़म एशिया में लोग पढ़ने में हम देखेंगे कि यहाँ पर आबादी की तकसीम कैसी है, गुंजानबाद इलाके कौन से हैं और कम गुंजानबाद इलाके कौन से हैं। तो बर-ए-आज़म एशिया हमें पता है कि खुश्की के 1/3 रकबे पर फैला हुआ है, यानी दुनिया का 30% हिस्सा बर-ए-आज़म एशिया पर मुश्तमिल है और उसके ऊपर दुनिया की 60% आबादी है। अब इस कदर आबादी और इतने बड़े एरिया के लिहाज से यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मिलती हैं, यानी हमें कुदरती माहौल और इंसानी सरगर्मियाँ हर जगह पर मुख्तलिफ नज़र आती हैं। ये एक ऐसा बर-ए-आज़म है जहाँ पर इंसान ने कुदरती माहौल का पूरा साथ दिया है। अब आप देखें कि मशरक़ी एशिया में हमें लोगों की ख़ुसूसियात और नज़र आएंगी और वस्ती एशिया में हमें लोगों की ख़ुसूसियात और नज़र आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्ती एशिया से मशरक़ी एशिया तक लोगों की आबादी और सरगर्मियाँ हमें मुख्तलिफ नज़र आती हैं और यहाँ पर हमें मुख्तलिफ तहज़ीबें भी नज़र आती हैं। तो यहाँ पर हमें बेशुमार नस्लें जो हैं वो उन्होंने अपने असरात छोड़े हैं। बर-ए-आज़म एशिया में मेन जो 3 नस्लें कहा जाता है वो यहाँ से ही शुरू हुई थी। तो बर-ए-आज़म एशिया में तकरीबन 4.5 अरब लोग आबाद हैं, यानी पूरी दुनिया की अगर आबादी 7.5 अरब ख्याल की जाती है तो उसमें से 4.5 अरब लोग जो हैं वो बर-ए-आज़म एशिया में आबाद हैं। अब ये लोग बर-ए-आज़म के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हैं। ये ऐसा नहीं है कि हर जगह पर आबादी की तकसीम यकसा है, कहीं पर हमें बहुत ज़्यादा आबादी मिलती है और कहीं पर हमें बहुत कम आबादी मिलती है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो चीन की वादियों में, यानी चीन के दरियाओं की वादियों में हमें बहुत ज़्यादा आबादी मिलती है, यानी 4000 अफराद से ज़्यादा वहाँ पर फ़ी मुरबा किलोमीटर, यानी फ़ी मुरबा किलोमीटर का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के चारों तरफ का एरिया 1 मुरबा किलोमीटर में हम शामिल करते हैं, तो वहाँ पर कितनी आबादी है। तो चीन के 1 मुरबा किलोमीटर पर हमें 4000 से ज़्यादा अफराद मिलते हैं, यानी चीन की दरियाई वादियों में। और ऐसे भी कुछ इलाके हैं जो बिल्कुल गैर आबाद हैं, उनमें रेगिस्तानी इलाके हैं, उनमें साइबेरिया के इलाके हैं। तो बर-ए-आज़म में ऐसे इलाके कम हैं जहाँ पर आबादी गुंजान है और ऐसे इलाके ज़्यादा हैं जहाँ पर आबादी बहुत कम है या ना होने के बराबर है। अब हम देख लेते हैं कि दुनिया के गुंजान आबाद इलाके कौन से हैं। इसमें मशरक़ी एशिया के इलाके आते हैं। हमने अपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि वहाँ पर मशरक़ी एशिया के ममालिक में चीन, जापान, इंडिया, पाकिस्तान, हांगकांग, म्यांमार वगैरह शामिल हैं। यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। तो इन इलाकों में आप देखें कि चीन, हांगकांग, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जापान और बांग्लादेश, ये बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके हैं। इनकी आबादी आपकी बुक में 2016 के दादोशुमार के मुताबिक दी गई है। आज भी ये इलाके या ये वाले ममालिक सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद हैं। ये पूरी दुनिया में चीन आबादी के लिहाज से नंबर 1 है और इंडिया दूसरे नंबर पर है। इसी तरह से इंडोनेशिया में भी बहुत ज़्यादा आबादी है और पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। अब हम देख लेते हैं कि बर-ए-आज़म एशिया के कम गुंजान आबाद इलाके कौन से हैं। बर-ए-आज़म एशिया में हमें पता होना चाहिए कि ऐसे इलाके ही कम गुंजान आबाद होंगे जहाँ पर मौसम शदीद सर्द होगा या सख्त होगा। बर-ए-आज़म एशिया में ऐसे बहुत बड़े इलाके मौजूद हैं जो सख्त, सर्द और खुश्क इलाकों में शामिल होते हैं। वहाँ पर आबादी के पैदा होने का सवाल नहीं होता, कि उसकी वजह ये है कि वहाँ पर आबो हवा इतनी सख्त है कि वहाँ पर लोग रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जो इलाके खुश्क हों, वहाँ जहाँ पर बारिश ना हो, वहाँ पर ऑटोमेटिकली ना ज़मीन ज़रख़ेज़ होगी, ना पानी में असर होगा, ना कोई दूसरी सूरत में असर होगी। तो फिर वहाँ पर लोग लोग रह ही नहीं सकते। तो कोहिस्तानी इलाके यानी पहाड़ी इलाके और सहराई इलाके जो हैं वो
लाखों मुरबा किलोमीटर पर फैले हुए हैं। ये हमने पहाड़ पढ़े थे, वस्ती पहाड़, वो सख्त सर्द हैं। फिर हमने रेगिस्तान पढ़े थे, रेगिस्तानों में भी आबादी नहीं हो सकती। तो इस तरह से जनूब मगरबी एशिया में हमें खुश्क और रेगिस्तानी मैदान मिलते हैं जहाँ पर आबादी बहुत कम है। फिर इसके अलावा हमें एक ऐसा इलाका भी नज़र आता है जो सख्त सर्द है, वो साइबेरिया का इलाका है जहाँ पर शदीद सर्दी पड़ती है। हमें पता है कि वहाँ पर दर्जा हरारत -27 सर्दियों में चला जाता है और इतने कम दर्जा हरारत पर रहना बहुत मुश्किल होता है। तो इस इलाके में हमें, साइबेरिया के इलाके में हमें आबादी 5 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर मिलती है। और इसके अलावा एशिया के ममालिक के अंदरूनी हिस्सों में भी आबादी हमें कम नज़र आती है। तो इसके अलावा जब हम देखते हैं कि एशिया के ज़्यादातर लोग देहात में रहते हैं, यानी अर्बनाइजेशन की तरफ उनका ध्यान अब ज़्यादा होता जा रहा है, मगर अभी भी ज़्यादातर तादाद लोगों की देहातों में रहती है। तो ये थे हमारे कम आबाद इलाके। अब हम देख लेते हैं कि एशिया के आबादी की कम व पेश होने की क्या वजूहात हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर हमें पता है कि आबो हवा का ही आ जाता है कि आबो हवा अगर खुशगवार होगी या मोतदल होगी तो वहाँ पर जो आबादी होगी वो ज़्यादा होगी। और अगर आबो हवा जो है वो बरे-ए-आज़म एशिया में ट्रॉपिकल मानसून का जो इलाका है वहाँ पर और चीनी खित्ते की आबो हवा इलाके में हमें आबादी ज़्यादा मिलेगी। अब इन इलाकों में आबादी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर मानसून की बारिश होती है। जिन इलाकों में बारिश होगी और मौसम मोतदल होगा, आबो हवा अच्छी होगी, वहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी। चीनी खित्ते जैसी आबो हवा में आबादी ज़्यादा गुंजान है। अब जहाँ पर बारिश होगी वहाँ पर ज़रख़ेज़ ज़मीन हमें मिलेगी। जब हमें ज़रख़ेज़ ज़मीन मिलेगी तो वहाँ पर भी आबादी के ज़्यादा होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। चीन की ज़रख़ेज़ वादियाँ और इसके जो बंजर और बेयाबान, यानी यहाँ पर जो कोहिस्तानी इलाके हैं या जो बंजर मैदान है जहाँ पर बारिश नहीं होती, उसको देख के हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर आबादी बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि जहाँ पर बंजर ज़मीन होगी वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ना काश्तकारी का कोई अमल वहाँ पर होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर आबादी हमें कम मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मानसूनी खित्ते में जो आबादी है वो हमें गुंजान आबाद हमें खित्ता नज़र आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरा इंडिया ही गुंजान आबाद है या पूरा इंडोनेशिया ही गुंजान आबाद है। उनके कुछ इलाके गुंजान आबाद हमें मिलते हैं। इस तरह से म्यांमार, थाईलैंड, जनूब मशरक़ी एशिया के कुछ इलाके ममालिक जो हैं वो कम आबाद हैं। हालांकि वहाँ पर भी बारिश होती है, आबो हवा भी मुनासिब है, वहाँ की मिट्टी भी बहुत अच्छी है जो काश्तकारी के लिए अच्छी है, लेकिन इन ममालिक के अंदरूनी हिस्सों तक जाना बहुत मुश्किल है, यानी अंदरूनी हिस्सों तक रसाई बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर आबादी कम मिलती है। फिर इसी तरह से इंडिया म्यांमार में के दरमियान अरकान यूमा का सिलसिला है जो हमने पढ़ा है, और इस तरह से कम्बोडिया और थाईलैंड के दरमियान कोहे अनाम आ जाता है जो कम्बोडिया और चीन को, थाईलैंड को चीन से अलग करता है। तो इन इलाकों में भी इक़्तिसादी और माशरती अवामिल ऐसे मौजूद हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आबादी हमें कम मिलती है, यानी कि यहाँ पर हमें सरमाया की कमी भी नज़र आती है या कुछ ऐसे माशरती अवामिल हैं जिसकी वजह से थाईलैंड और कम्बोडिया वगैरह में हमें आबादी कम नज़र आती है। हालांकि ये वाले ममालिक मानसूनी इलाकों में ही शामिल होते हैं, लेकिन इनकी आबादी बनिस्बत चीन, इंडिया और पाकिस्तान के गुंजानबाद इलाकों के निस्बतन यहाँ पर आबादी इनकी कम है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि बरे-ए-आज़म एशिया में कौन से नस्ली गिरोह मौजूद हैं। तो बरे-ए-आज़म एशिया में सैकड़ों नस्ली गिरोह मौजूद हैं, और उसकी साथ साथ एक बहुत जो अहम चीज़ यहाँ पर हमें नज़र आती है कि ये लोग आपस में मिल चुके हैं, यानी नस्लें आपस में मिल के मखलूत नस्लें बन चुकी हुई हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो हमें कौम नज़र आती है वो हमें नज़र आती है मंगोल नस्ल। ये मशरक़ी एशियाई ममालिक में आबाद हैं। चीनी, मंगोल, तिब्बती और कोरियाई लोग ये सारे के सारे शुमाली साइबेरिया के कदीम मंगोल नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। अब मंगोल नस्ल के लोग जो हैं वो बड़े बहादुर और सख्त जान होते हैं। इनके रंग जर्द और बाल खड़े होते हैं। इनकी तकरीबन तादाद है 1 अरब, यानी पूरी दुनिया की आबादी की 1 अरब जो है वो हमें मंगोल नस्ल के लोग मिलते हैं। तो जापानी लोग जो हमें नज़र आते हैं वो हमें
منگول اور ملیائی نسل کے مخلوط سے ایک نسل وجود میں ہی، اس کو ہم جاپانی نسل کہتے ہیں۔ اور روس میں ہمیں سلافی نسل کے لوگ ملتے ہیں جو زیادہ تر روس کے مغربی حصوں میں رہتے ہیں۔ اسی طرح سے کوکاف پہاڑی سلسلہ ہم نے پڑھا تھا، وہاں سے مشرق کی طرف ایران اور وسطی ہندوستان تک آریہ نسل کے لوگ رہتے ہیں۔ اور اس طرح سے آریہ نسل کے لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں مزید تقسیم ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور ملیشیا کے لوگ جو ہیں وہ بوری نسل کے لوگ ہیں۔ جنوب مغربی ایشیا کے لوگ عرب اور یہودی سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی خطۂ عرب اور جو یہ مغربی ایشیا ہے یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جنوبی ہند میں لوگ دراوڑ ہیں اور ہندوستان کے قدیم باشندے ہیں۔ یعنی ہندوستان میں ہمیں پتہ ہے کہ جو سب سے پہلے قوم آئی تھی وہ یہاں پر جو مقامی لوگ تھے وہ دراوڑ تھے، اور آریاؤں نے آ کے ان کو ذات پات کے نظام میں تقسیم کیا اور ان سے جنگیں کی اور ان کا علاقہ چھینا۔ اس طرح سے افغانستان کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ہمیں پٹھان قوم آباد نظر آتی ہے جو جنوبی ایشیا کی مشہور قوموں میں شمار ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے پینسل سے ان کو 4-5 پوائنٹس اس کے بنا لینے ہیں۔ ایک منگول نسل جو چینی، منگول، تبتی اور کوریائی لوگ ہیں وہ۔ دوسری منگول نسل جو ملائی لوگوں کے ساتھ شامل ہوئی تو وہ جاپان کے لوگ بن گئے۔ رشیا میں مسلافی لوگ نظر آتے ہیں۔ کوکاف سے مشرق وسطیٰ کی طرف ہمیں آریہ نظر آتے ہیں جو انڈیا میں آ کے بسے، اور اس کے بعد ہمیں جنوب مغربی ایشیا میں ہمیں سامی نسل کے لوگ ملتے ہیں، اور جنوبی ہند میں دراوڑ جو یہاں کے قدیم باشندے ہیں، یعنی یہاں کے جو پہلے باشندے ہیں وہ دراوڑ ہیں، اور افغانستان میں ہمیں پٹھان قوم نظر آتی ہے۔ تو یہ آپ نے 5-6 اس کے پوائنٹ بنا کے اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے تو آپ کو اچھی طرح سے یہ یاد ہو جائے گا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کے شارٹ کوسچنز پر بات کریں گے، تو تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور چیپٹر کو آپ نے اچھی طرح سے کور کرنا ہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔